YP मैथ क्लासेस में मैं यशपाल सिंह आपका स्वागत करता हूं। जो विद्यार्थी मेरे चैनल पर अभी आए हैं, नए आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को देखने वाले वीडियो को लाइक जरूर करें। आज हम पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा 10 की प्रश्नावली 7 निर्देशांक ज्यामिति। देखिए, आज के बाद सभी विद्यार्थी कोशिश ये करें कि रेगुलर क्लास मिलेगी आपको और आप भी रेगुलर लें तो अच्छे से समझ में आएगा। और प्रत्येक विद्यार्थी कोशिश ये करे कि इस क्लास को अंत तक देखे। ठीक है, देखिए निर्देशांक ज्यामिति। अब समझेंगे मतलब निर्देशांक ज्यामिति का मतलब क्या होता है। समतल में किसी बिंदु की स्थिति को पता लगने के लिए दो बिंदुओं की आवश्यकता होती है। समतल का मतलब समझते हो, ये मैं कहूं ये समतल है ना। तो ये समतल है, समतल में दो अक्ष बनते हैं। तो समतल में किसी बिंदु की स्थिति का पता लगाना है। ये कोई बिंदु है, कहीं भी हो, इस बिंदु की स्थिति का पता लगाना है तो दो बिंदुओं की आवश्यकता होगी, है ना। तो दो बिंदुओं की आवश्यकता होगी। इन दो बिंदुओं को निर्देशांक कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्देशांक। और इसको ज्यामिति रूप में व्यक्त करना निर्देशांक ज्यामिति कहलाती है। और इन बिंदुओं को ज्यामिति रूप में व्यक्त करना क्या कहलाता है? निर्देशांक ज्यामिति कहलाते हैं। मैं सीधे सीधे शब्दों में कहूं कि समतल में किसी बिंदु की स्थिति का पता लगाने के लिए, समतल में किसी बिंदु की स्थिति का पता लगाने के लिए जिस ज्यामिति का प्रयोग होता है वह क्या कहलाती है? निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है। मैं कहूं कि आपसे कहा जाए कि एक विद्यार्थी, जैसे सबसे अच्छा विद्यार्थी संदीप, है ना, संदीप कहाँ बैठा है, तो मैं यही तो बोलूंगा कि पीछे से दूसरी लाइन में बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है ना। यानी पीछे से दूसरी लाइन में, या मैं बोलूं दूसरी लाइन में बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, तो ये स्थिति संदीप को दर्शा रही है ना। ऐसे ही किसी एक बिंदु की स्थिति को दिखाने के लिए एक बिंदु की स्थिति को दिखाते हैं निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत। समझ में आई बात? देखिए, ये दो रेखा हैं, ये तो दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत हैं। परस्पर लंबवत का मतलब समझते हो? एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ है इस हिसाब से कि यहाँ कितने का कोण बनेगा? 90 डिग्री। कितने का कोण बनेगा? ये दो रेखा हैं, ये परस्पर लंबवत हैं, तो ये क्या कहलाएगा? निर्देशांक अक्ष कहलाएगा। क्या कहलाएगा? निर्देशांक अक्ष कहलाएगा। बात समझ भाई? निर्देशांक अक्ष कहलाएगा। मैंने आपको 4 प्रश्नावली के अंतर्गत बताया था बिंदु की स्थिति का कैसे ज्ञात करते हैं, है ना। तो यह रेखा है वो एक्स ओ एक्स डैश, है ना, बाई ओ वाई डैश। समझ में आया? तो ये स्ट्रक्चर कहलाएगा क्या? निर्देशांक अक्ष कहलाएगा। क्या कहलाएगा? निर्देशांक अक्ष। ध्यान रखना, ये बिंदु O है, यह बिंदु क्या कहलाता है? मूल बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है? मूल बिंदु। और मूल बिंदु को O से प्रदर्शित करते हैं। कई बार 1 नंबर में एग्जाम में पूछा गया है मूल बिंदु के निर्देशांक लिखिए, तो मूल बिंदु के निर्देशांक 1, और 0,0 क्या होंगे? 0,0 होंगे। बात समझ में आ रही है? तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0,0। ये बात 1 नंबर में कई बार पूछी गई है, ध्यान रखना है। मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0। ठीक है। अच्छा, ग्राफ में हम पढ़ चुके हैं ये बात है कि यहाँ 1 2 3 4, इधर माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 और माइनस के 4, है ना। इधर 1 2 3 ऐसे करके, इधर माइनस के 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4, ऐसे करके ग्राफ में पढ़ चुके हैं। सभी बातें बिंदु की स्थिति दिखाना और बिंदु को दिखाना मैंने समझाया था कि 2,3 कहाँ होगा, तो पहले 2 एक्स अक्ष से लेंगे, 3 यहाँ से आएंगे, तो यहाँ हो जाएगा क्या? 2,3 हो जाएगा, है ना। बाकी की आप पढ़ते चले यार इन बातों को। तो अब देखिए, एक्स अक्ष को भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? और वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। समझ में आई बात? और मैंने आपको कई बार बताया है इन बातों को ध्यान कैसे रखेंगे। जैसे मैं गढ़ा हूं, ये इसको समकक्ष गढ़ा हूं, तो मैं गढ़ा हूं तो ये क्या हो गया? निर्देशांक अक्ष हो गया, हाँ। मैं स्वयं क्या हो गया? निर्देशांक अक्ष हो गया आज थोड़ी देर के लिए, कल को मत कहना वैसे, है ना। तो ये मेरी भुजाएं क्या है? ये किसको प्रदर्शित कर रही हैं? एक्स अक्ष को। किसको प्रदर्शित कर रही हैं? एक्स अक्ष को। तो एक्स अक्ष को भुज कहते हैं और वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। समझ में आया ना बात? हाँ।
विद्यार्थियों को ये बात तो ध्यान रहती है, एक को भुज कहते हैं, एक को कोटि कहते हैं। और कौन सी बात भुज और कौन सी बात कोटि, तो आप एग्जाम हॉल में भी ऐसे करके बैठ जाना, है ना। हल जाएगा, आपकी मैडम हल जाएगी, क्या कर रहे हो, है ना। बोल देना कि हमारे सर ने ऐसे बताया कि एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, ऐसे ध्यान रखना है, और तो रखना उसको क्या बोलेंगे, कोटि बोलेंगे। समझ में आई बात, ठीक है। अच्छा, ये सर मैडम ही क्यों बोला, टीचर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मेरे मुंह से निकल गया ऐसे ही। इधर देखो, एक्स अक्ष को भुज और वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। ध्यान रखना, ये पढ़ रहे हैं समतल में। आप बहुत आगे जाके 3 अक्ष पढ़ेंगे, एक और अक्ष होता है कोई जेड अक्ष। यह समतल में देखते हैं, और उसको कहां देखते हैं, खुले आसमान में, है ना। हवा में देखते हैं, हवा में देखेंगे तो 3 बिंदु हो जाएंगे, और ये समतल पर देखेंगे तो कितने बिंदु होंगे, 2 बिंदु होंगे, ठीक है। सब हवा आगे जाके बहुत पढ़ोगे। हाँ, देखिए, एक आता है चतुर्थांश। चतुर्थांश का अर्थ समझते हैं। वैसे चतुर्थांश व्रत का चौथा हिस्सा, व्रत का चतुर्थांश कहलाता है। 12 प्रश्नावली में पढ़ेंगे, है ना। किसी का भी चौथा हिस्सा हो, क्या कहलाएगा, चतुर्थांश कहलाएगा। तो इस निर्देशांक अक्ष का चौथा हिस्सा चतुर्थांश कहलाएगा। तो 1 2 3 4, तो देखिए ये कहलाएगा फर्स्ट चतुर्थांश, ये कहलाएगा सेकंड, और ये कहलाएगा थर्ड, और ये फोर्थ, है ना। अब बात की जाए चिन्हों की, तो ये प्रश्न आ जाए कि प्रथम चतुर्थांश के चिन्ह क्या होंगे। तो देखिए, पहले एक्स अक्ष को लिखते हैं, फिर वाई अक्ष को लिखते हैं। ये बात तो 4 प्रश्नावली में ही सीखे है, 9 में भी सीखे, 8वीं क्लास में भी सीखे, है ना। पहले एक्स अक्ष को लिखते हैं, फिर वाई अक्ष को लिखते हैं। तो पहले एक्स अक्ष को लिखेंगे, तो एक्स अक्ष का यहाँ चिन्ह क्या है, प्लस, और वाई अक्ष का चिन्ह क्या है, प्लस, ठीक है। सेकंड की बात की जाए तो यहाँ एक्स अक्ष का चिन्ह क्या है, माइनस, और वाई अक्ष का चिन्ह क्या है, प्लस, क्या है। थर्ड को देखा जाए तो माइनस एक्स अक्ष का और वाई अक्ष का भी माइनस, ठीक है। यहाँ देखा जाए एक्स अक्ष का प्लस और वाई अक्ष का माइनस। ये बात तो ध्यान रहेगी आपको, समझ में आई बात। तो इस पूरी प्रश्नावली में ये हुई इससे संबंधित कुछ जानकारियां, और बताते रहेंगे जैसे जैसे आएगी वैसे। इस प्रश्नावली में 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। तो देखिएगा, जैसे मैं कहूं आपसे ऐसे कि एक प्रश्न है कोई, जिसके निर्देशांक एक बिंदु है ए, जिसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे 3,2, और एक कोई है इसके निर्देशांक है माइनस के 3, माइनस के 2। इनके बीच की दूरी ज्ञात करने को पूछा गया है। देखो, प्रश्नों में ऐसे बता रहा हूं, आगे करेंगे सभी प्रश्नों को। करना क्या है, इस पूरी प्रश्नावली में ये बात को समझेंगे। तो एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है, ए के निर्देशांक दिए हुए हैं, बी के निर्देशांक दिए हुए हैं। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है कि ये बिंदु यहां से कितनी दूरी पर है, ठीक है। पूरी प्रश्नावली में यही बात करनी है। तो देखिए, मैं कहूं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है अंडर में x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। समझ में आई बात। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर में x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग। क्या हुआ कि मैंने ऐसे लिखाया था, देखो मेरे पास लगभग सभी विद्यालयों से विद्यार्थी पढ़ने आते हैं, है ना। तो किसी के स्कूल में किसी टीचर्स ने ऐसे पढ़ा दिया, तो बच्चा कंफ्यूज हो गया, नहीं सर तुम गलत पढ़ा रहे हो, हमारे गुरुजी वहां क्वेश्चन को ऐसे बताया था y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 होगा, है ना। कैसे भी लिख लो। अच्छा, इसको और भी लिखूं तो मैं ये लिख सकता हूं, या अंडर में x अक्ष का अंतर का वर्ग, x अक्ष के निर्देशांक के अंतर का वर्ग, x अक्ष के निर्देशांक के अंतर का वर्ग
समझ रहे हो? एक्स अक्ष के निर्देशांक का अंतर यानी कि x2 माइनस x1। एक्स अक्ष के निर्देशांक का मतलब क्या हुआ? x2 माइनस x1। आप कंफ्यूज हो जाएंगे, नहीं लिख रहा मैं, केवल यही बात देखें। पर ध्यान क्या रखना है कि यहाँ 2 है तो यहाँ भी पहले 2 आएगा। गलती कहाँ हो जाएगी? यहाँ x2 माइनस के x1 और यहाँ करो y1 माइनस y2, तो क्या हो जाएगी? गलती हो जाएगी। याद ध्यान रखना है आपने, यहाँ पहला 1 लिखा है ना, तो यहाँ भी क्या आएगा? 1 आएगा। ये बात विशेष ध्यान रखना, समझ में आया ना? आप 2 लिख रहे हो जो x2 माइनस x1 और y2 माइनस के। अच्छा, अब देखो x1 और y1 क्या है? ये पहला निर्देशांक है तो इसका निर्देशांक होगा वो क्या होगा? x, और ये काय का हो गया? y का। समझ में आएगा ना? और ये पहला निर्देशांक है, ये x का होगा, दूसरा काय का होगा? y का। आप इसे पहला बिंदु मान रहे हैं तो 1 1, इसको दूसरा मान रहे हैं तो 2 2 2 2 नहीं करेगा कोई भी, 2 2। हाँ, समझ में आया ना बात? तो ये मान रखेंगे यहाँ और हल करेंगे तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी प्राप्त होगी। बात समझ में आई? तो फिलहाल आप ये सूत्र लिख लो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का, बिना आवाज किए हुए सूत्र लिख लो। बातें नहीं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 11, सॉरी एक। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 में कहा गया है कि ये 3 बिंदु है, 3,2 माइनस के 2, माइनस के 3 और 2,3। क्या ये एक त्रिभुज बनाते हैं? यदि त्रिभुज बनाते हैं तो कौन सा त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज का प्रकार बताना है। प्रश्न समझ में आया? ये 3 बिंदु दिए हुए हैं, इन 3 बिंदुओं के माध्यम से क्या त्रिभुज बन पाता है, और बन पाता है तो कौन सा त्रिभुज बनता है। देखिए तो मैं इसको नाम दूं ए बी और सी। तो हम क्या करेंगे? तीनों भुजाओं को ज्ञात करेंगे, त्रिभुज की तीनों भुजाओं को ज्ञात करेंगे और फिर पता लगाने की कोशिश करेंगे कौन सा त्रिभुज है। तो पहले ज्ञात कर रहे हैं ए बी। क्या ज्ञात कर रहे हैं? ए बी भुजा। अच्छा, ज्यादा समझ में ना हो तो फिर ऐसे लिख सकते हो, ये ए बी और सी, जो त्रिभुज ए बी भुजा ज्ञात कर रहे हैं। देखिए त्रिभुज की भुजाओं को ज्ञात करना है तो ए बी भुजाओं को ज्ञात करेंगे पहले। हमारा ऐसे मान लिया मैंने ए बी सी, तो ए बी भुजा को ज्ञात करेंगे। तो सूत्र क्या होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का? x2 माइनस के x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस के y1 का होल वर्ग। बात समझ में आई? ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र है। तो देखिए, और देखो मैंने अभी और बताया था, ये पहला निर्देशांक होता है वो x अक्ष का होता है और दूसरा होता है वो y अक्ष का। पहला x अक्ष का और दूसरा y अक्ष का। ये पहला कोष्टक है इसलिए 1 1 और ये दूसरा इसलिए 2 2। अच्छा, कोई ये कहे कि नहीं मैं तो इसको पहला मानूंगा, तो मान ले, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना? अभी संदीप भैया जबरदस्ती करके नहीं मैं इसको पहला मानूंगा, ऐसा ही है, तो मैं इसको मान लूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ध्यान रखना, ये पहला है तो ये भी पहला हुआ और ये दूसरा है तो ये भी। अब इधर आ जाओ, मान रखने हैं। x2 का मान कितना है? माइनस के 2, और माइनस के स्थान पर माइनस, x1 के स्थान पर 3, वर्ग लगाए तो क्या लग जाएगा? वर्ग। और y2 के स्थान पर कितना है? माइनस के 3, ये माइनस की जगह पर माइनस, y1 का मान कितना हो जाएगा? 2 का वर्ग। हाँ, समझ में आ रहा है ना सभी का? हाँ भाई, समझ में आ रहा? हाँ, पढ़ जाएगा। अच्छा, इधर आ जाओ, बातें नहीं। हाँ, माइनस के 2 और माइनस के 3 कितना हो जाएगा? माइनस के 5 और माइनस के 5 का वर्ग 25 प्लस 3 और माइनस के 2 और माइनस के 3 कितना हो जाएगा? माइनस के 5 और माइनस के 5 का वर्ग कितना हो जाएगा? 25 और 25 वर्गमूल में 50। अब ये दूरी है इसलिए मैं क्या लिख दूंगा? वर्गमूल 50 मात्र। क्या लिख दूंगा? मात्र। मात्र का मतलब, अच्छा इसको और खोल सकते हो, क्या लिख सकते हैं? 5√2 लिख सकते हैं। कैसे लिखा समझो यार, मैंने कई बार बताया है।
समझ गया? हाँ, इधर देखो वर्गमूल 50 है तो 50 के गुणनखंड करेंगे 2 से 25, 5 से 5। एक बार गौर से समझेंगे, ये प्रश्न ऐसा स्थिति कई बार बनेगी। तो देखो 50 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 5 इंटू 5, मतलब वर्गमूल के स्थान पर वर्गमूल 50 के गुणनखंड किए तो 2 इंटू 5 इंटू 5। और मैं कहता हूं कि वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनाते हैं। कितने का बनाते हैं? तो ये 2 का जोड़ा बन गया। अब ये जोड़ा बन गया तो ये वर्गमूल से कहाँ आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। और फिर वर्गमूल में कितना बचेगा? 2। तो ऐसे ही इसको क्या लिख सकते हैं 5 रूट 50 रूट 2 कहें, सॉरी रूट 50 कहें या 5 रूट 2 मात्रा। इतनी सी बात समझ में आई? तो देखिएगा अभी यार हमने क्या निकाला है ए बी। इसी प्रकार क्या ज्ञात करेंगे बी सी। क्या ज्ञात करेंगे बी सी। सूत्र द्वारा लिखूं ऊपर वाले काम आ जाएगा। तो देखिएगा अब बी सी, अच्छा इसको x2/2 माना है तो ये क्या हो जाएगा x1/1 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी मान लो मैंने बोला। तो x2 का मान कितना है सूत्र के अकॉर्डिंग अंडर में x2 का मान कितना है -2 और ये माइनस सूत्र में है माइनस x1 का मान कितना है 2 का होल वर्ग प्लस y2 का मान कितना है -3 माइनस के स्थान पर माइनस y1 का मान कितना है 3 का होल वर्ग। बात समझ में आई? तो देखिएगा -2 और -2 कितना हो जाएगा -4 और -4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16। -3 और -3 कितना हो जाएगा सॉरी क्या होगा 3 और 3 6 होते हैं कौन कह रहा नहीं कह रहा। हाँ -3 और -3 -6 हो जाएगा और -6 का वर्ग 36 और 36 और 16 है 52 और 52 की गुणनखंड करोगे क्या होगा? हाँ शाबाश 2 रूट। हाँ अब ऐसे कैसे होता है देखो एक बार देखो। हाँ बिल्कुल सही। देखिए कैसे लिखते हैं ऐसे 5 का वर्ग 25 और रूट 2 का वर्ग 2 25 दूनी 50 और 52 में 2 का वर्ग 4 और रूट 13 तो कितना हो जाएगा 13 चौको समझ आ गया ना? तो सही तो मुझे तो पता है लेकिन आपको पता है। हाँ ए सी और ज्ञात करना है। अच्छा देखिए ए सी और ज्ञात करना है। ए कहाँ है ये रहा और सी कहाँ है तो फिर ए सी को पकड़ेंगे ये 1 1। अच्छा इसको क्या करना फिर Z2 कर ले ठीक है। x2 का मान कितना है 2 माइनस x1 का मान कितना है 3 वर्ग लगाओ है तो वर्ग y2 का मान कितना है 3 माइनस y1 का मान कितना है 2 को वर्ग। तो देखिए 3 में से 2 जाएगा तो 1 और 1 का वर्ग 1 प्लस क्यों गलत कैसे होगा यही होगा माइनस के 1 का वर्ग होगा। 3 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 1 और 1 का वर्ग 1 और रूट 1 और रूट 1 कितना हो जाएगा रूट 2। अच्छा देखिए हमने त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात कर ली हैं। हाँ देखिए ये दूरी निकाली है तो ये मात्रक में होगी और ये भी क्या में होगी मात्रक में। अच्छा अब जांच करनी है कि ये त्रिभुज है वो कौन सा त्रिभुज है। समझ रहे हो क्या याद करना है जांच करनी है ये कौन सा त्रिभुज है। तो देखो कल ही हमने पढ़ा था कली का मतलब 6 प्रश्नावली में कि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर हो तो वो त्रिभुज कौन सा होगा समकोण त्रिभुज होगा। कौन सी प्रमेय थी पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। उसको चेक करते हैं देखिएगा इधर देखो सबसे बड़ी भुजा कौन है इसमें ये हो जाएगी है ना यानी कि कौन है ए बी। तो ए बी का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर हो तो दूसरी भुजा कौन सी बच रही है बी सी और ए सी इनके वर्ग के बराबर हो तो पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से त्रिभुज कैसा होगा समकोण त्रिभुज होगा। तो देखिए ए बी का मान कितना है ये लिखो या फिर ये लिखो मैं ये लिख लेता हूँ रूट 50 का वर्ग और बीसी का मान कितना है रूट 52 कितना है रूट सॉरी ये बड़ा होना चाहिए। हाँ तो बोला बोल नहीं सकते हो। हाँ सबसे बड़ी भुजा कौन है 52 है बीसी रूट बीसी का वर्ग शेष 2 भुजा ये कौन सी बच रही है ए बी। तो बीसी कौन सी है रूट 52
√52 का वर्ग, और AB का मान कितना है √50 का वर्ग, और AC का मान कितना है √2 का वर्ग। भाई वर्ग है तो वर्गमूल है, दोनों बातें हट जाएंगी, क्या हो जाएगा 52, यहाँ भी 50 और 2 52 बराबर 52 आ रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी त्रिभुज की एक बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर है। तो पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से त्रिभुज एबीसी कैसा होगा, समकोण त्रिभुज। त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज, छाप लो। हाँ, यही तो जानकारी करनी थी कि कौन सा त्रिभुज होगा, और हमें पता चल गया कौन सा त्रिभुज है, समकोण। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 में कहा गया है दर्शाइए कि बिंदु ए, इधर आ जाओ, दर्शाइए कि बिंदु 1,7 4,2 माइनस के 1, माइनस के 1 और माइनस के 4,4 एक वर्ग के शीर्ष है, एक वर्ग के। अच्छा, इस प्रश्न को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना है ना। कई बार 6 नंबर में प्रश्न पूछा गया है यहां से, ठीक है। ये बताएंगे बाद में कौन सी प्रश्नावली कितने नंबर की है, इसके लिए एक दिन अलग से चर्चा करेंगे कभी, है ना, फिलहाल परेशान नहीं होगा। इधर देखो, तो आपको दर्शाना है कि ये एक वर्ग के शीर्ष है, तो इधर देखो, ये क्यों नहीं छोड़ रहा, देखिए मैं कहूं ए बी सी डी, है ना। ए के दशांक हो गए 1,7, बी के हो जाएंगे 4,2, सी के हो गए माइनस के 1, माइनस के 1 और डी के हो जाएंगे माइनस के 4,4। तो ये शीर्ष दिए हुए हैं, फिर आपको सिद्ध करना है कि ये शीर्ष है वो काय के शीर्ष होंगे, वर्ग के शीर्ष होंगे। तो वर्ग क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हों तथा विकर्ण बराबर हों, क्या कहलाता है, वर्ग। अब बात समझो, चार बात निकल के आती हैं। देखिए हम यहां भुजाएं ज्ञात करेंगे, तो क्या तो चारों भुजा बराबर आएंगी, दो स्थिति बनेगी। मैं कहूं ये चारों भुजा आपस में बराबर, ये भी चारों भुजा आपस में, या फिर क्या होता है अक्सर सम्मुख भुजाएं बराबर आएंगी। कैसी भुजा बराबर आएंगी, सम्मुख, ये जाके बराबर होगी ये। और एक और ऐसी कंडीशन बनती है, सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर हो। अब देखो भाई, दो बात, पहले तो भुजाओं को ज्ञात करेंगे, या तो चारों भुजा आपस में बराबर है। मेरी जो बात बोल रहा हूं ना, इस बात को गौर से सुनना, यही बात काम आने वाली है। चार भुजाएं ज्ञात करेंगे तो चारों भुजाएं या तो चारों आपस में बराबर होंगी, या फिर दो दो आपस में बराबर होंगी, सम्मुख सम्मुख बराबर होंगी, ठीक है। चार बराबर आई तो देखो उसके साथ में विकर्ण और ज्ञात करना पड़ता है। क्या और ज्ञात करना पड़ेगा, विकर्ण। यदि विकर्ण आपस में बराबर आए, चार भुजाएं बराबर हैं, और यदि विकर्ण निकाले और विकर्ण आपस में बराबर आए तो वो क्या होगा, वर्ग। चार भुजाएं आपस में बराबर हैं और आप विकर्ण हैं जो आपस में बराबर नहीं है, तो क्या होगा, समचतुर्भुज। क्या होगा, समचतुर्भुज, ठीक है। आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं और विकर्ण भी आपस में बराबर हैं, तो यही क्या कहलाएगा, आयत। क्या कहलाएगा, आमने सामने की भुजा बराबर है लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है, तो यह क्या कहलाएगा, समांतर चतुर्भुज। क्या कहलाएगा, समांतर चतुर्भुज। बात समझ में आई कि नहीं आई, दोबारा सुनेंगे। बात अक्सर ये होती है कि हमको चारों भुजाएं और दोनों विकर्ण ज्ञात करनी होती हैं। चारों भुजाएं बराबर आई हैं, फिर पैसे चारों भुजाएं बराबर वर्ग की भी होती हैं और समचतुर्भुज की भी होती हैं। विकर्ण की आवश्यकता क्यों हुई, मैं बात बताऊंगा कि चार भुजाएं होती हैं, चारों भुजाएं वर्ग की बराबर होती हैं और समचतुर्भुज की भी बराबर होती हैं। तो फिर कैसे डिफाइन कर पाओगे कि कौन आयत है, कौन वर्ग है और कौन समचतुर्भुज है। इसके लिए क्या निकालेंगे, विकर्ण। यदि विकर्ण भी आपस में बराबर है
तो वो वर्ग होगा, और विकर्ण बराबर नहीं है तो क्या होगा, समचतुर्भुज। अब सम्मुख भुजाएं की बात करें तो आयत की भी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर चतुर्भुज की भी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। फिर दोनों को डिफाइन कैसे करेंगे, विकर्ण निकाल के। यदि विकर्ण आपस में बराबर आए हैं तो वह आयत होगा, और विकर्ण बराबर नहीं आए तो क्या होगा, समांतर चतुर्भुज। ये बात ध्यान कैसे रखनी है कि किस बात के विकर्ण बराबर आएंगे, कौन बताएगा इस बात को? हम कैसे ध्यान रख पाएंगे कि किसके विकर्ण बराबर आते हैं, ऐसे आयत के और वर्ग के? तो ध्यान रखना, जिसका प्रत्येक समकोण होता है, जिसका कोण समकोण होता है, उसके विकर्ण कैसे आएंगे, बराबर। वर्ग का प्रत्येक कोण समकोण होता है, आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, तो इनके विकर्ण भी कैसे आएंगे आपस में, और इनके विकर्ण बराबर नहीं आएंगे। ये बात समझ में आई? प्रश्न किस प्रकार आएगा एग्जाम में, बताइए यह किस प्रकार का चतुर्भुज है? समझ में आ रहा है ना? बताइए यह किस प्रकार का चतुर्भुज। तो फिर चारों भुजाएं ज्ञात करेंगे, दोनों विकर्ण निकालेंगे, चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं, विकर्ण भी आपस में बराबर हैं, तो वर्ग होगा। और चार भुजाएं बराबर हैं, विकर्ण बराबर नहीं होगा तो समचतुर्भुज होगा। सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर हैं, विकर्ण आपस में बराबर हैं तो आयत होगा। सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर हैं लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है तो समांतर चतुर्भुज होगा। बाकी का कुछ भी नहीं है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी से दूरी ज्ञात करनी है। समझने वाली मेन बात यही थी। देखिएगा, अब आपको सिद्ध करना है कि ये वर्ग के शीर्ष हैं। तो देखिए, हम चारों भुजाओं को ज्ञात करेंगे। तो एक भुजा कौन सी होगी, ए बी। कौन सी होगी, ए बी। अच्छा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र मैं लिख दूं, x2 माइनस के x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस के y1 का होल वर्ग। तो देखिए x2 ये x1 है, ये y1, और ये x2 और ये y2 मान रखा है। तो y2 कितना, सॉरी ये लिख ले, हमें दिक्कत नहीं आएगी। तो x2 का मान 4 माइनस x1 का मान 1 का वर्ग, y2 का मान 2 माइनस y1 का मान 7 का वर्ग। 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 3, और 3 का वर्ग 9, माइनस के 7 और प्लस के 2 कितना बचेगा, माइनस के 5, माइनस के 5 का वर्ग 25, 25 और 9 कितना होता है, 34 होता है। ठीक है, 34 के कोई फैक्टर नहीं होंगे, 2 × 17 होंगे फिर आप इकाई या मात्रा। ठीक है, अब क्या ज्ञात करेंगे, BC। क्या ज्ञात करेंगे, BC। तो ये x2 by2 मान लिया तो जगह मान लेंगे x1 by1। तो x2 माइनस के x1, तो देखो 4 माइनस, अब गौर से समझना, x2 माइनस, ये सूत्र वाला माइनस है, और x1 का मान कितना है, माइनस के 1, तो माइनस से माइनस का जाएगी प्लस 1 का वर्ग, प्लस y2 2 माइनस, y2 माइनस करते हैं और माइनस के 1, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1 का वर्ग। समझ में आ रहा ना सभी विद्यार्थियों के? हमें तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5, 5 का वर्ग, 2 और 1 3, 3 का वर्ग, 25 और 9 कितना हो जाता है, 34 मात्रा। ठीक है, दो भुजा ज्ञात करें। अब कौन सी ज्ञात करेंगे, CD। कौन सी ज्ञात करेंगे, CD। अच्छा, CD देखो, तो ये x1 y1 मान लिया तो ये क्या हो जाएगा, x2 y2। तो देखो सूत्र में लिखेंगे x2 माइनस के x1 का होल वर्ग, x2 कितना है, माइनस के 4, माइनस x1 कितना है, माइनस के 1, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1 का होल वर्ग। y2 कितना है, 4, माइनस y1 कितना है, माइनस के 1, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1 का होल वर्ग। माइनस के 4 और प्लस के 1 कितना बचेगा, माइनस के 3, और माइनस के 3 का वर्ग होता है 9, 4 और 1 5, और 5 का वर्ग होता है 25, 25 और 9 कितना हो जाएगा, 34 मात्रक। रूढ़ 34 मात्रक दूरी आ रही है। और क्या बचा अब आपके पास में, एडी। क्या बचा, एडी ज्ञात करेंगे। तो ये लिखा हुआ है x1 y1 और x2 y2। तो x2 माइनस के 4 माइनस x1 कितना है, 1 का होल वर्ग, प्लस y2 कितना है, 4 माइनस के y1 कितना है, 7 का होल वर्ग। तो देखिए माइनस के 4 और माइनस के कितना हो जाएगा, माइनस के 5 और माइनस के 5 का वर्ग 25, प्लस माइनस के 7 और प्लस के 4 माइनस के 3 बचेगा, और माइनस के 3 का वर्ग होता है 9, 25 और 9 कितना हो जाएगा, 34 मात्रक। तो चारों भुजाएं आपस में बराबर। अब क्या ज्ञात करेंगे, विकर्ण। विकर्ण क्या होगा इसमें, AC होगा और BD होगा। तो विकर्ण AC ज्ञात करें। विकर्ण AC भी ऐसे ही होगा, सूत्र एक ही लगेगा पूरी प्रश्नावली में, x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। देखो अब AC ज्ञात कर रहे हैं तो इसको 2 मान ले, है ना। तो x2 माइनस x1 का होल वर्ग, x2 कितना है, माइनस के 1, माइनस x1 कितना है, 1 का होल वर्ग,
बाई टू कितना है माइनस के 1, माइनस बाई 1 कितना है 7 का होल वर्ग। तो माइनस के 1 और माइनस के कितना हो जाएगा माइनस के 2, माइनस के 2 का वर्ग 4, और माइनस के 7 और माइनस के 1 कितना हो जाएगा माइनस के 8, माइनस के 8 का वर्ग 64 है ना। 64 और 4 कितना हो जाएगा 68 मात्रक हो जाएगा। और क्या याद करेंगे विकर्ण बीडी, विकर्ण बीडी ज्ञात करेंगे, विकर्ण बीडी ज्ञात करेंगे। तो देखिए बी और डी में देखेंगे तो ये इसको मान लेता हूं मैं, ये 2 है तो इसको क्या करते हैं 1 1 कर दें, करना पड़ेगा एक को 1 1। तो x2 माइनस x1 का वर्ग, x2 कितना है माइनस के 4, माइनस x1 कितना है माइनस के 4 का वर्ग, प्लस y2 कितना है 4, माइनस y1 कितना है 2 का वर्ग। तो देखिएगा माइनस के 4 और माइनस के 4 कितना हो जाएगा माइनस के 8, और माइनस के 4 8 का वर्ग 64, 4 में से 2 जाएगा 2, 2 का वर्ग 4 कितना हो जाएगा 68 मात्रक। देखिए यहाँ पर चारों भुजाएं आपस में बराबर आ रही हैं और विकर्ण आपस में बराबर आ रहे हैं, तो क्या होगा बताओ, बिना आवाज के हुए इसको लिखो, क्योंकि ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी बराबर सॉरी ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं तथा विकर्ण एसी बराबर है विकर्ण बीडी के। ये बात है आपस में बराबर है, इसीलिए ए बी सी डी एक वर्ग होगा। क्या होगा वर्ग, इति सिद्धम। यही बात हमें क्या करनी थी सिद्ध करनी थी। ध्यान रखना इस प्रश्न को कम से कम घर जाके 2 बार करना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। वीडियो को देखने वाले विद्यार्थी लाइक जरूर करें तथा समझ में आया हो तो अच्छे कमेंट करें। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।